शर्म नहीं आती अपनी गर्लफ्रेंड को होटल में छोड़कर यहाँ आते हुए, और अब मेरी अर्शी के साथ नाचना है तुझे, तुझे तो मैं बताता हूँ। और क्या कहा मेरी अर्शी खूबसूरत है, हाँ तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है, जाकर अपने लिए भी किसी को ढूंढ लो। एल्हा ढूंढोगे भी किस लिए, रोज नए नए होटल में नए नए लड़कियों के साथ जो रहते हो। बोल रहा हूँ मैं, अगर मेरी बीवी को देखा भी ना तो मैं तुम्हारे बदसूरत से चेहरे को गधे जैसा बना दूंगा। एल आर्यन की बात सुनकर अर्शी और आसपास के लोग उस बिजनेसमैन को देखने लगे, तो वही वो बिजनेसमैन आर्यन के मुंह से होटल और लड़कियों का नाम सुनकर एकदम से शॉक हो गया था। क्योंकि वो एक बॉय था पर इस बारे में किसी को नहीं पता था। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक अनजान लड़के को उसके बारे में कैसे पता चला। वो बिजनेस ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा कि आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। तो उसने यहाँ से जाने में ही भलाई समझी, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग गया। ये देखकर अर्शी ने हैरानी से आर्यन को देखते हुए पूछा, तुम्हें उसके बारे में इतना कैसे पता है? अर्शी को हैरान देखकर आर्यन अपने बालों में हाथ फेरते हुए एटीट्यूड से बोला, बिकॉज आई एम वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। उसके जवाब को सुनकर अर्शी उसे बुरी तरह घूरने लगी। वही विला के अंदर परी एक रूम के अंदर वॉशरूम में अपनी ड्रेस को साफ कर रही थी और रूम में अभिषेक अपना सर पकड़ कर बैठा था क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा चक्कर आ रहे थे। फिर वो अचानक ही खड़ा हो गया। उसने एक नजर वॉशरूम की तरफ देखा और फिर रूम से बाहर निकल गया। वही वॉशरूम के अंदर परी ने जानबूझकर अपने कपड़े उतारकर एक टॉवल पहन लिया था और अब बड़े ही अदा के साथ वो वॉशरूम से बाहर निकली। पर उसने जब रूम को खाली देखा तो वो एकदम से शॉक हो गई। फिर उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद करके कहा, कहाँ गया ये लड़का? चाहे जो हो जाए आज ये मुझसे बच नहीं सकता। इतना कहकर वो वापस से वॉशरूम के अंदर चली गई। वही अभिषेक अपने रूम में आ गया क्योंकि वो परी को लेकर गेस्ट रूम में लेकर गया था। वो जैसे ही अपने रूम में पहुंचा उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई थी। तो वो क्यूरियस हो गया और अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से जैसे ही वॉशरूम के अंदर पहुंचा तो वो अंदर का नजारा देखकर एकदम से शॉक हो गया क्योंकि अंदर महिमा अपने ड्रेस को साफ कर रही थी। अभिषेक के ऊपर नशा पूरी तरह से हावी हो गया था। अचानक ही उसे अपना शरीर तपता हुआ महसूस होने लगा। तो वो धीरे धीरे महिमा की तरफ बढ़ने लगा। वही महिमा का पूरा ध्यान केवल अपनी ड्रेस को साफ करने पर था, इसलिए उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। महिमा ने ड्रेस साफ करने के बाद टैप को बंद करते हुए खुद से ही कहा, चलो अच्छा है कि ये साफ हो गया। इतना कहकर उसने राहत की सांस ली। पर तभी उसकी चीख निकल गई क्योंकि अभिषेक ने उसे पीछे से कसके पकड़ लिया था। महिमा अभिषेक के इस तरह पकड़ने से काफी ज्यादा डर गई थी, पर जब उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे खड़ा इंसान उसकी गर्दन को किस कर रहा है तो वो डर से कांपने लगी। पर किसी तरह हिम्मत करके उसने जोर से अभिषेक को धक्का देकर खुद से दूर कर दिया और वॉशरूम से भागने लगी। वो अभी 2 कदम ही चली थी कि तभी अभिषेक ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसे किस करने लगा। इस अचानक की किस से महिमा एकदम से अपनी जगह पर जम गई क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अभिषेक उसे किस कर लेगा। वही अभिषेक को तो जैसे होश ही नहीं था। वो बस महिमा को जबरदस्ती किए जा रहा था और महिमा बार बार उसे खुद से दूर कर रही थी। पर उसकी हर एक कोशिश नाकाम थी। जब अभिषेक उससे दूर नहीं हुआ तो महिमा ने थक हार के उसे खुद से दूर करने की कोशिश करना छोड़ दिया। ये पहली बार था जब कोई लड़का महिमा के इतना करीब था, इसलिए महिमा बहुत ही अजीब लग रहा था। वही पार्टी में अश्वत्थ पार्टी में खड़े होकर ड्रिंक कर रहा था, तभी एक बार फिर से वहां की लाइट चली गई। मगर 3 सेकंड बाद ही अश्वत्थ के ऊपर लाइट आकर चली तो अंधेरे में खड़े लोग अश्व को देखने लगे। अश्व वहां पर अकेला नहीं था, अनन्या भी उसके पास खड़ी थी। इस वक्त जो भी लोग उन्हें देख रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके सामने एक क्यूट सी परी और एक हार्टलेस किंग खड़ा हो। पर वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे। वहीं अनन्या अश्वत्थ के सामने खड़ी होकर उसे देख रही थी। भले ही वो बाहर से शांत थी पर अंदर से उसे काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। तभी एक रोमांटिक म्यूजिक बजने लगा। पर वो म्यूजिक बहुत ही स्लो और लो बज रहा था। वो म्यूजिक पूरे माहौल को रोमांटिक बना रही थी। तभी अमन्या ने अश्व का एक हाथ पकड़कर उसकी आंखों में एकटक देखते हुए अपनी घबराहट को छुपाकर कहा, मॉन्स्टर, आपको पता है जब हम पहली बार मिले थे उस वक्त मैं आपसे बहुत ही ज्यादा डरती थी, पर धीरे धीरे मैं आपको पसंद करने लगी। जब हमारी शादी हुई उसके बाद ही मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी और देखते ही देखते मुझे आपसे प्यार हो गया। मॉन्स्टर, आज मैं हर किसी के सामने अपने दिल की बात आपसे कहना चाहती हूँ। मिस्टर हैंडसम, आई लव यू। क्या आप मुझसे फिर से शादी करोगी? बिल्कुल वैसे ही जैसे सभी करते हैं, एक नॉर्मल शादी। इतना कहकर अनन्या बड़े ही उम्मीद से अश्वत्थ को देखने लगी, पर तभी अश्वत्थ के जवाब को सुनकर वो एकदम से शॉक हो गई और उसने कस के अश्वत्थ के हाथ को पकड़ लिया। वही पार्टी में मौजूद सभी लोग पहले तो ये जानकर हैरान थे कि द किंग अश्वत्थ सिंह राठौड़ ने शादी कर ली है, पर फिर अश्वत्थ के जवाब को सुनकर वो सब और भी ज्यादा हैरान हो गई। अनन्या अश्वत्थ का जवाब सुनकर एकदम से शॉक हो गई थी। सिर्फ वही नहीं, आर्यन, अर्शी, अगस्त, अंश, वेद और वहां मौजूद हर कोई शॉक हो गया था। अनन्या जल्दी से अपने शौक से बाहर आकर अश्वत्थ के हाथ को कस के पकड़ते हुए अपनी कांपती आवाज में बोली, मॉन्स्टर, आप मजाक कर रहे हैं ना? प्लीज बताइए ना, आपका जवाब क्या है?
इतना कहकर वो अपनी मासूम नजरों से एक टक अश्वत्थ के चेहरे को देखने लगी। इस वक्त अनन्या को अंदर से काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। वही अश्वत्थ अपने हाथ को अनन्या के हाथ से छुड़ाते हुए बिना उसकी तरफ देखे एक बार फिर से अपनी बात को दोहराते हुए सर्द आवाज में बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, इसलिए प्लीज मुझे परेशान मत करो। अश्वत्थ के हर एक शब्द सीधा अनन्या के दिल पर लगे, जिस कारण उसका दिल घबराहट के कारण जोरों से धड़कने लगा। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो, क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका मॉन्स्टर उसे यूं सबके सामने रिजेक्ट कर देगा, वो भी बिना कारण बताए। इस बारे में सोचते ही अनन्या का शरीर कांपने लगा। पर उसने खुद के इमोशंस को संभालते हुए एक बार फिर से अश्वत्थ से पूछा, मिस्टर हैंडसम, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, वरना आप क्यों मुझसे शादी करते और क्यों मेरी इतनी केयर करते? बोलिए ना मॉन्स्टर। ये कहते कहते अनन्या का गला भर आया था। वही उसकी आवाज में उसका दर्द साफ झलक रहा था, जिसे वहां मौजूद हर एक इंसान महसूस कर पा रहा था, सिवाय अश्वत्थ के। अश्वत्थ ने कसके अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया। पता नहीं क्यों पर उसे यहाँ खड़ा रहना बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था, इसलिए वो वहां से जाने लगा। ये देखकर अनन्या ने एकदम से उसका रास्ता रोक लिया। तो अश्वत्थ उसे गुस्सा से घूरने लगा। वही अनन्या हार नहीं मानने वाली थी, वो जानना चाहती थी कि आखिर उसे क्यों क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। इसलिए उसने इस बार थोड़ी तेज आवाज में अश्वत्थ से पूछा, मिस्टर हैंडसम, कम से कम मुझे बता तो दीजिए कि आप मुझे क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? क्या मुझ में कोई कमी है? मैं उस कमी को दूर कर दूंगी, पर प्लीज ऐसा मत करिए। इतना कहकर उसने घबराहट के मारे अपने थूक को गटकते हुए बड़ी ही उम्मीद से अश्वत्थ को देखा, मगर अश्वत्थ को तो जैसे अनन्या की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसने अनन्या के सवालों को इग्नोर किया और वहां से जाने लगा। वही आर्यन ने जब ये सब देखा तो वो चुप नहीं रहा। वो तुरंत अश्वत्थ के सामने आकर अपनी कमर पर हाथ रखकर बोला, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता भी है बेब मॉम ने आपको प्रपोज करने के लिए कितना कुछ किया था, कितनी तैयारी की थी, और आप हो कि ये तमाशा कर रहे हो? अश्वत्थ को डांटने के बाद आर्यन अनन्या के पास आकर उसे समझाते हुए बोला, बेब मॉम आप चिंता मत करो, मैं भी देखता हूँ कि भाई कैसे आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इतना कहकर उसने अनन्या का हाथ पकड़ लिया और वापस अश्वत्थ के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने अनन्या के हाथ में पकड़े बॉक्स को लेकर उसमें से अंगूठी निकालकर अनन्या के हाथ में पकड़ाते हुए अश्वत्थ की तरफ इशारा करके कहा, बेब मॉम आप इन्हें अंगूठी पहनाइए। आर्यन की बात सुनकर अनन्या डरते हुए अश्व को देखने लगी, जैसे जानना चाहती हो कि वो क्या चाहता है। पर अश्वत्थ तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। ये देख अनन्या फिर से आर्यन को देखने लगी। अनन्या की आंखें इस वक्त नम थी, उसकी शक्ल को देखकर लग रहा था कि वो कभी भी रो सकती है। ये देखकर आर्यन की आंखें छोटी हो गई है, क्योंकि उसे अनन्या की आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। तो उसने अश्वत्थ को डांटते हुए कहा, भाई देखिए आपके कारण बेब मॉम रो रही है। आप कितने हार्टलेस हो, क्या आपको बेब मॉम के आंसू से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? कंचन जी जो कब से ये सब देख रही थी, आज पहली बार वो आर्यन की हाँ में हाँ मिलाते हुए अश्वत्थ से थोड़ा तेज आवाज में बोली, अश्वत्थ पहली बार मैं आर्यन की बातों से सहमत हूँ। अगर तुम्हें अनन्या को रिजेक्ट ही करना था तो तुमने उससे शादी ही क्यों की? उसकी इतनी केयर क्यों की? मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमने उसे रिजेक्ट क्यों किया। इतना कहकर वो गुस्से से अपना हाथ बांधकर अश्वत्थ को देखने लगी। वहां बाकी सब बॉयज भी आकर आर्यन और अनन्या के पास खड़े हो गए और गुस्से से अश्वत्थ को देखने लगे, जिसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। अश्वत्थ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। उसने एक नजर सभी को देखा और फिर अपनी नजरें अनन्या के चेहरे पर टिका दिया। अनन्या का चेहरा और उसकी नाक रोने के कारण पूरी तरह से लाल हो गई थी और उसने अपनी मुट्ठी को भी कसके भींचा हुआ था। ये देखकर अश्वत्थ ने भी अपनी मुट्ठी को कसके बंद कर लिया और फिर बिना अनन्या को देखे वो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोला, आप सबको जानना है ना, तो सुनिए, मैं द अश्वत्थ सिंह राठौड़ हूँ जिससे लोग डरते हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात तक कर सके, पर इसने। इतना कहकर उसने अनन्या की तरफ इशारा करके आगे कहा, पर इसने न सिर्फ मुझे बेइज्जत किया बल्कि सालों पहले सबके सामने मुझे थप्पड़ भी मारा, तो उसका बदला लेने के लिए ही मैंने इससे शादी की और प्यार का नाटक किया। क्या तो क्या आप लोगों को आपका जवाब मिल गया है या फिर कुछ और भी सुनना है? बा चटाक। वो अभी बोल ही रहा था कि तभी उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ के पड़ा, जिस कारण उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। वही इस अचानक के थप्पड़ से सभी एकदम से चौंक गए और फिर डरते हुए अश्वत्थ को देखने लगे, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने घूर के सामने देखा तो कंचन जी उसे ही गुस्से से देख रही थी। कंचन जी ने अश्वत्थ को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि इस बार अश्वत्थ ने उनके हाथ को बीच में ही पकड़ लिया और फिर दांत पीसते हुए डरावनी आवाज में वार्निंग देते हुए बोला, नो मिसेज राठौर, ऐसी गलती फिर से मत करिए वरना इसका अंजाम आप भुगत नहीं पाएंगी। कंचन जी को वार्निंग देने के बाद अश्वत्थ वहां से जाने लगा। वही कंचन जी उसकी वार्निंग सुनकर डर से कांप गई थी, क्योंकि अश्वत्थ की आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। रावण जो कब से ये सब देख रहा था, उसने जैसे ही अश्वत्थ की बात सुनी उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपने बगल में खड़े इंसान ऑर्डर देते हुए कहा, हमने जो भी प्लान किया था उसे कैंसिल कर दो।
अब उस सब की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे बिना कुछ करे ही अश्वत्थ सिंह राठौर ने वो कर दिखाया जो मैं चाहता था। इतना कहकर वो अश्वत्थ को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। एल रावण की बात सुनकर उसके बगल में खड़े आदमी ने उसे समझाते हुए कहा, बॉस, लेकिन वो इंसान इतना बोला ही था कि रावण उसे गुस्से से देखते होते हुए दांत पीसकर बोला, मुझसे कोई सवाल करे मुझे बर्दाश्त नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह काम मैंने किया या किसी और ने, फर्क पड़ता है तो बस इस बार से कि मेरा मकसद पूरा हो चुका है। इतना कहकर वो अश्वत्थ के बगल से गुजरते हुए जाने लगा। एल पर जैसे ही वो अश्वत्थ के पास पहुंचा, वो उसे एक अजीब सा लुक देते हुए वहां से निकल गया। एल वही अशुद्ध ने रावण को देखते ही कसके अपनी मुट्ठी को भींच लिया। अश्व गुस्से से सीधा विला के अंदर चला गया। एल ये देखकर अनन्या भी अपने गाउन को संभालते हुए उसके पीछे पीछे चली गई। एल किसी का भी पार्टी में मन नहीं लग रहा था, इसलिए कंचन जी, दादाजी और अश्विन जी को छोड़कर सब वहां से विला के अंदर चले गए। आशु दादाजी की गोद में ही सो गया था, इसलिए अर्शी ने उसे अपनी गोद में ले लिया और वह भी विला की तरफ चली गई। अश्वत्थ जैसे ही अपने रूम में पहुंचा, उसने गुस्से से एक पंच दीवार पर मार दिया। एल गुस्से के कारण उसकी नसें दिखने लगी थी। एल उसकी आंखों के सामने बार बार अनन्या का रोता हुआ चेहरा आ रहा था, जो उसके गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। एल तभी उसके कानों में अनन्या की आवाज पड़ी, मॉन्स्टर, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं एल, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ये चीज मैंने हमेशा फील किया है। इतना कहकर वो रोने लगी। एल वही उसकी आवाज सुनकर अश्वत्थ का चेहरा फिर से एकदम सख्त हो गया। उसने घूर के अनन्या को देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कहा? बेहतर होगा मुझसे दूर रहो, समझी तुम? अनन्या के ऊपर चिल्लाने के बाद अश्वत्थ वॉशरूम की तरफ जाने लगा। एल तो अनन्या कसके उसे पीछे से हक करते हुए रोते हुए बोली, मॉन्स्टर, ऐसा मत करिए, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। अगर आपने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान ले लूंगी, फिर भूत बनकर आपके पीछे पड़ जाऊंगी। फिर पूरी दुनिया का कोई भी तांत्रिक मांत्रिक बाबा आपको मुझसे बचा नहीं पाएगा, समझे आप? इतना कहकर वो अपने गालों को अश्वत्थ की पीठ पर रगड़ने लगी। उसकी इस हरकत से अश्वत्थ के रोंगटे खड़े हो गए। एल और अचानक ही उसे अपना शरीर अकड़ता हुआ महसूस होने लगा। एल वही रावण अपने होटल में वापस आ गया था। इस वक्त उसके सामने वही आदमी बैठा था जो अश्व और अनन्या को अलग करने के लिए उसका साथ दे रहा था, पर आज उसने मास्क नहीं लगाया हुआ था। उस आदमी की उम्र लगभग 45 साल से ऊपर थी, पर देखने से नहीं लग रही थी। तभी रावण उस आदमी को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी सिगरेट निकालकर जलाते हुए बोला, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे रावण न समझ सके, लेकिन आज मुझे एक चीज नहीं समझ आई कि आखिर तुम क्यों अपनी ही बेटी की खुशियों को छीनना चाहते हो। इतना कहकर रावण उस आदमी को अपनी सख्त नजरों से घूरने लगा, तो उस आदमी ने रावण की आंखों में आंखें डालकर नफरत से कहा, क्योंकि मैं उस अश्वत्थ सिंह राठौर से नफरत करता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी उसके साथ रहे। इतना कहते ही उन्होंने गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया। उनके चेहरे पर अश्वत्थ के लिए बेशुमार नफरत झलक रही थी। जी हाँ, ये आदमी और कोई नहीं, अनन्या के असली पिता विशाल खुराना है, जो अब तक गायब थे। लीला जी से शादी करने के बाद से ही विशाल जी देश से बाहर चले गए थे। वो अपने ऑफिस का काम लंदन वाले ब्रांच ही संभालते थे और बहुत कम ही होता था कि वह फोन पर भी किसी से बातें करें। उन्होंने अनन्या को हमेशा से इग्नोर ही दिया था, कभी भी उसके बारे में चिंता नहीं की। लेकिन आज जब वो खुश है तो वो उससे उसकी खुशी छीनना चाहते थे। लाइटर से सिगरेट को चलाते हुए रावण ने हंसते हुए पूछा, आखिर उस अश्वत्थ सिंह राठौर ने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है जो तुम उससे इतनी नफरत करते हो? उसने सिर्फ सालों पहले तुम्हारे कर्मों की सजा ही दी थी तुम्हें। विशाल जी से इतना कहते ही रावण सिगरेट के क्रश लेने लगा। रूम के अंदर आते ही रावण ने अपना मास्क उतार दिया था। सिगरेट का एक क्रश लेने के बाद रावण ने विशाल जी को भी सिगरेट ऑफर किया, तो विशाल जी एक सिगरेट को लेते हुए बोले, भले ही मैं गलत हूं और वो अश्वत्थ सही, पर उसने मुझ पर गोली चलाकर मुझे मारने की हिम्मत की थी। एल इसका अंजाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। खैर, अभी मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं चलता हूं। इतना कहकर वो सिगरेट का क्रश लेते हुए एक बार एविल स्माइल करके रावण को देखते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही रावण ने अपने पीछे खड़े अपने पीए को ऑर्डर दिया, नजर रखो इन पर, क्योंकि रावण खुद पर भरोसा नहीं करता तो गैरों पर कैसे भरोसा कर सकता है? क्या पता कब ये हमारे ही गले का फंदा बन जाए। एल अपने पीए को ऑर्डर देने के बाद रावण वॉशरूम में चला गया। वही स्टडी रूम में अश्वत्थ अपने चेयर पर बैठकर लैपटॉप में एक वीडियो देख रहा था। उसके पीछे सभी बॉयज भी खड़े होकर उस वीडियो को गौर से देख रहे थे, एल सिवाय अभिषेक के, एल क्योंकि वो यहाँ नहीं था। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगस्त ने अपने सर को मसलते हुए अफसोस से कहा, तो ये कारण है कि तुम बेब के साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे? अगस्त उसकी बात सुनकर अहम भी अश्वत्थ को देखते हुए बोला, बॉस, तो फिर अब आगे क्या करना है? आपने आगे का क्या सोचा है? अहम का ये सवाल सुनकर सभी क्यूरियस होकर अश्वत्थ को देखने लगे, तो कुछ देर तक सोचने के बाद अश्वत्थ ठंडी आवाज में बोला, जो जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि जब तक मिस्टर खुराना की सच्चाई लिटिल गर्ल के सामने नहीं आ जाती है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक बार उनकी सच्चाई सामने आ जाए फिर इस वीडियो का कोई मतलब नहीं होगा। इतना कहकर अश्वत्थ फिर से बिना किसी भाव से उस वीडियो को देखने लगा, जिसमें उसने अनन्या के पिता यानी विशाल जी के ऊपर गन तानी हुई थी और उन पर गोली भी चलाई थी।
2 बार उस वीडियो को देखने के बाद अश्वत्थ ने गुस्से से लैपटॉप को बंद कर दिया और फिर स्टडी रूम से बाहर जाने लगा। ये देखकर वेद उसे रोकते हुए एकदम से बोला, भाई आप बेब को सब बता दीजिए कि उनके फादर एक बुरे इंसान है। उन्होंने आज तक कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है और बेब की मॉम की जिंदगी भी बर्बाद करके रख दी थी, वरना फिर कहीं बाद में ऐसा ना हो कि मिस्टर खुराना बेब को आपके खिलाफ भड़का दे। भले ही आज वह ऐसा नहीं कर पाए पर आगे भी उन्हें कई मौके मिलेंगे, आप इस बारे में सोचिएगा जरूर। इतना कहकर वेद स्टडी रूम से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी चले गए, पर अश्वत्थ अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। कुछ देर तक वेद की बातों के बारे में सोचने के बाद वो भी अपने रूम की तरफ चला गया। वही बाहर पार्टी में आए मेहमान भी धीरे धीरे जाने लगे थे। अगली सुबह अश्वत्थ ब्लैक बिजनेस सूट पहनकर मिरर के सामने अपने बालों को सेट कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। तभी उसने देखा अनन्या चेंजिंग रूम से बाहर निकली। इस वक्त उसने एक रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। ये देखकर अश्वत्थ इतना शॉक हो गया कि उसके हाथ से कंघी जमीन पर गिर गई और वो अपना मुंह फाड़े अनन्या को घूरने लगा। वही अनन्या ने नेट की रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसने अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था जिसमें वो बला की खूबसूरत लग रही थी। अनन्या ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार साड़ी पहनी थी जो कि उससे संभल भी नहीं रही थी, इसलिए वो इरिटेट हो रही थी। पर जैसे ही उसकी नजर अश्वत्थ पर पड़ी तो उसके चेहरे की सारी इरिटेंशन गायब हो गई। फिर वो बड़े ही एटीट्यूड के साथ मिरर के सामने खड़ी हो गई और फिर अश्वत्थ को साइड में धक्का देकर अपना मेकअप करने लगी। उसके धक्के के कारण अश्वत्थ लड़खड़ाते हुए साइड हो गया। फिर खुद को संभालते हुए वो गुस्से से अनन्या को देखने लगा। अभी वो गुस्से से कुछ बोलने ही वाला था कि उससे पहले ही अनन्या अपने बालों को सेट करने के बाद अपनी ईयरिंग को पहनते हुए चेंजिंग रूम की तरफ देखते हुए बोली, आशु बेबी जल्दी बाहर आओ, हमें जल्दी निकालना है। उसकी आवाज सुनकर आशु भी तैयार होकर चेंजिंग रूम से बाहर निकाल आया। आशु ने भी अनन्या के ही मैचिंग की रेड कलर की टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने हुए थे जो अनन्या ने ही उसे पहनाई थी। वही दोनों को एक ही कलर के कपड़े पहने देखकर जलन के कारण अश्वत्थ की आंखें छोटी हो गई। पर गुस्सा तो उसे तब आया जब उसने देखा कि अनन्या एक बार भी उसकी तरफ नहीं देख रही बल्कि उसे इग्नोर कर रही है। तैयार होने के बाद अनन्या ने आखिरी बार खुद को मिरर में दिखा और फिर आशु का हाथ पकड़कर अपने बालों को बड़े ही एटीट्यूड से झटकते हुए रूम से निकल गई। ये देखकर अश्वत्थ ने जल्दी से अपना फोन लिया और वो भी गुस्से से उसके पीछे पीछे चला गया। नीचे सभी लोग हॉल में बैठकर लीला जी और मिस्टर खुराना को गुस्से से घूर रहे थे। सब उन दोनों को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्हें जान से ही मार देंगे। सभी के घूरने से लीला जी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपनी लालच भरी नजरों से पूरे घर को ही देख रही थी। पूरे विला को देखते हुए वो अपने मन में बोली, इस घर में मेरी बेटी रिया की शादी हो जाए तो उसकी किस्मत ही चमक जाएगी। इतना कहने के बाद उन्होंने वहां खड़े सभी बॉयज को देखते हुए आगे कहा, यहाँ पर कितने लड़के हैं, अगर किसी एक की भी शादी मेरी बेटी से हो जाए तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। हम और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। वो अभी ये सोच ही रही थी कि तभी अनन्या आशु के साथ नीचे आई, पर उसे साड़ी में देखकर हर कोई शॉक हो गया था। लीला जी तो जो जूस पी रहे थी वो उनके मुंह से ही बाहर निकल गया और वो बुरी तरह खांसने लगी। उनके इस तरह खांसने से सभी एकदम से अपने होश में आए। तभी आर्यन अपनी आंखों को मसलते हुए खुद से बोला, क्या मैं सच में जो देख रहा हूँ वो सच है या फिर कोई सपना? इतना कहकर वो फिर से अपनी आंखों में मसलने लगा। वही दादाजी, अश्विन जी, कंचन जी और बाकी सबका भी यही हाल था। तभी अनन्या को देखते ही मिस्टर खुराना एकदम से अपनी जगह पर खड़े होकर इमोशनल होने का नाटक करते हुए बोले, अनन्या मेरी बेटी, अपने डैडी के पास आओ। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ फैला दिए। ये देखकर अनन्या की आंखें छोटी हो गई। उसे अपने डैडी को देखकर पता नहीं क्यों कोई भी इमोशंस फील नहीं हो रहा था। उसे तो अपने सामने खड़े इंसान से घिन आ रही थी जिसने हमेशा उसे इग्नोर किया था, पर अब जब उसे पता है कि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम है तो वो उसे अपनी बेटी कह रहा है। ये सब सोचते ही अनन्या के मन में कड़वाहट भर गई। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसने कदमों की आवाज सुनी तो वो समझ गई कि ये अश्वत्थ ही है। इसलिए उसने अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाए और जाकर मिस्टर खुराना के गले लगकर प्यार से बोली, डैडी आप आ गए, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मैं तो सोच रही हूँ कुछ दिन आपके साथ ही रहूं। मैंने तो अपना बैग भी पैक कर लिया है, देखिए। इतना कहकर उसने सोफे के बगल में रखे अपने बैग की तरफ इशारा किया जो उसने पहले ही नौकर से कहकर रखवा दिया था। मिस्टर खुराना सुबह सुबह ही राठौर विला आ गए थे क्योंकि वो कैसे भी करके अनन्या को अपने साथ ले जाना चाहते थे। वही अश्वत्थ ने जैसे ही देखा कि उसकी लिटिल गर्ल किसी दूसरे इंसान के गले लगी है तो वो जलन से भर गया। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने जाकर अनन्या को मिस्टर खुराना से अलग कर दिया। फिर अनन्या को कसके अपनी बाहों में पकड़कर दांत पीसते हुए मिस्टर खुराना से बोला, मेरी बीवी से दूर रहिए वरना मुझे बुरा कोई नहीं होगा और दोबारा उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करिएगा। इस वक्त अश्वत्थ के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ जलन भी साफ नजर आ रही थी जिसे हर कोई महसूस कर पा रहा था। वही आर्यन अपने सामने चल रहे ड्रामे को मजे से देख रहा था। फिर तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया तो उसने अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए अंश के कंधे पर मार के पूछा, ओ कामचोर देवदास, वो सपेरा कहाँ गया?
सपेरा शब्द सुनकर सभी समझ गए कि आर्यन अभिषेक के बारे में पूछ रहा, तो सभी क्यूरियस होकर अपने आसपास देखने लगे फिर एक दूसरे को, क्योंकि उन सब ने भी सुबह से अभिषेक को नहीं देखा था। वो सभी अभी परेशान होकर एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी आर्यन बिना उनकी तरफ देखे अपने दांत दिखाते हुए बोला, पर मुझे पता है कि वो कहाँ है, लेकिन मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इतना कहकर वो मजे से अश्वत्थ को देखने लगा, जो अनन्या को जबरदस्ती अंदर ले जाते हुए गुस्से से बोल रहा था, लिटिल गर्ल अभी के अभी अंदर चलो, क्योंकि तुम कहीं नहीं जा सकती हो, मैं तुम्हें खुद से दूर जाने भी नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर अनन्या ने जबरदस्ती अपना छुड़ाते हुए गुस्से से पूछा, अच्छा आप मुझे कहीं नहीं जाने दोगे, तो फिर जो आपने कल रात को किया वह किया था। इतना कहकर वो अपनी कमर पर हाथ रखकर गुस्से से अश्वत्थ को देखने लगी, जो बिना किसी भाव से उसे ही देख रहा था, जैसे कि खा ही जाएगा ही नहीं। कंचन जी भी आगे आते हुए अनन्या से बोली, अनन्या मुझे लगता है तुम्हें अपने डैड के घर जाना चाहिए, वैसे भी किसी ने तुमसे बदला लेने के लिए शादी की है। इतना कहकर वो गुस्से से अश्वत्थ को देखने लगी। वही अश्वत्थ ये देखकर थोड़ा हैरान था कि उसकी खुद की फैमिली ही उसकी दुश्मन बनकर बैठी है। अनन्या तो पहले से ही अश्वत्थ से गुस्सा थी, पर सभी की बातें सुनकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे याद आने लगा कि पिछले कुछ दिनों से कैसे उसका मॉन्स्टर उसे हॉट कर रहा था, उस पर गुस्सा कर रहा था। ये सब याद आते ही वो अपने दांत पीसते हुए अपने मन में बोली, मॉन्स्टर को क्या लगता है हर बार केवल यही मुझे परेशान कर सकते हैं। इन्हें भी पता चलना चाहिए कि आखिर मेरी वैल्यू क्या है। अब चाहे जो हो जाए, जब तक ये खुद मुझे आकर नहीं मनाएंगे मैं इनसे बात भी नहीं करूंगी। इतना सोचते ही वो मुंह बनाने लगी। फिर बिना अश्वत्थ की तरफ से देखे ही उसने आशु को गोद में उठाया और मिस्टर खुराना को देखते हुए बोली, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ डैड, वैसे भी यहाँ किसी को मेरी कदर नहीं है, तो मैं यहाँ रहकर क्या ही कर लूंगी। अब मैं इस घर में तभी आऊंगी जब किसी को मेरी कदर होगी। सबको पता था कि अनन्या अश्वत्थ को सुना रही है, तो सभी अश्वत्थ का चेहरा देखने लगे, जो गुस्से से लाल था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कभी भी गुस्से से फट सकता है। मिस्टर खुराना ने जैसे ही अनन्या की बात सुनी कि वह उनके साथ चलने को तैयार है, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने अपने मन में हंसते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है अश्वत्थ सिंह राठौर, आगे आगे देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या होता है। अभी तो मैं सिर्फ अपनी बेटी को अपने साथ ले जा रहा हूँ, पर बहुत जल्द तुम्हें उसकी जिंदगी से निकाल भी दूंगा। मिस्टर पुराना बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने तुरंत अनन्या का ट्रॉली बैग लिया और बाहर की तरफ जाने लगे। तभी दिल को दहला देने वाली एक आवाज सभी के कानों में पड़ी, लिटिल गर्ल खबरदार, अगर तुमने एक कदम भी इस विला के बाहर रखा तो तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अश्वत्थ की आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी कि अनन्या के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। डर के कारण उसके पैर कांपने लगे थे। सिर्फ अनन्या ही नहीं, वह मुझे सभी लोग अश्वत्थ की इतनी डरावनी आवाज सुनकर डर गए थे। अश्वत्थ बड़े ही एटीट्यूड के साथ चलते हुए अनन्या के पास गया और उसने जबरदस्ती आशु को अपनी गोद में ले लिया। फिर वह बिना किसी भाव से बोला, ठीक है तुम्हें जाना है ना तो जो, पर आशु कहीं नहीं जाएगा। अश्वत्थ ने ये सब जानबूझकर कहा था, क्योंकि उसे पता था कि अनन्या आशु से बहुत प्यार करती है और वो बिना उसके यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। पर अश्वत्थ शायद ये भूल गया था कि आर्यन वहीं पर था, जो उससे भी ज्यादा अपनी बेब मॉम से प्यार करता था। अनन्या आशु को अश्वत्थ की गोद में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी कि तभी उसे रिलैक्स करते हुए आर्यन अपना हाथ दिखाकर तेज आवाज में बोला, बेब मॉम आप जाओ और एंजॉय करो, आपका ये बेबी देवर है ना आशु को देखने के लिए। फिर हम दोनों आपसे मिलने आएंगे, बाय बाय, अब आप जाओ। उसके इतना कहते ही अश्वत्थ ने कसके अपनी आंखों को बंद कर लिया, जैसे खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि उसके इरादों पर आर्यन ने पानी जो फेर दिया था। वही उसकी बात सुनकर अनन्या भी खुश हो गई। फिर वो आशु को एक फ्लाइंग किस देते हुए बोली, बेबी बेबी देवर के साथ खेलना और फिर मुझसे मिलने आना, ओके बाय बाय। उसकी बात सुनकर आशु भी उसे फ्लाइंग किस देते हुए बोला, मैं ब्लो के साथ आऊंगा, बाय बाय मम। उसके इतना कहते ही अनन्या, मिस्टर खुराना और लीला जी वहां से चले गए। जाने से पहले एक बार भी अनन्या ने अश्वत्थ की तरफ नहीं देखा था। ये चीज अश्वत्थ से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सभी अपनी दया भरी नजरों से आर्यन को देखने लगे, क्योंकि सभी को पता था कि अब अश्वत्थ का गुस्सा आर्यन पर फूटने वाला है। वही अभिषेक जो अभी तक सो रहा था, धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। उसे अचानक ही अपना सर भारी महसूस होने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पास कोई लेटा हुआ है, तो उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो गई। अभिषेक को जब महसूस हुआ कि कोई उसके पास लेटा हुआ है, तो वो एकदम से शॉक हो गया। उसने तुरंत अपना चेहरा घूमकर अपने दूसरी तरफ देखा, जहां पर एक लड़की लेटी हुई थी। ये देखकर अभिषेक के चेहरे की हवाएं ही उड़ गई। अचानक ही उसका दिल एक अनजाने डर से धड़कने लगा। उस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था, इसलिए अभिषेक ने एकदम से उस लड़की को अपनी तरफ पलट दिया। पर जैसे ही उस लड़की का चेहरा अभिषेक के सामने आया, अभिषेक की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो एकदम से चौंकते हुए बोला, व्हाट द हेल, ये क्या है, हम दोनों एक ही। इतना कहते कहते वो रुक गया। फिर अपनी और महिमा की हालत देखने लगा। दोनों ही एक ही चादर के अंदर सो रहे थे, पर दोनों के ही बॉडी पर कपड़ा नहीं था। ये देखकर अभिषेक समझ गया कि रात को उनके बीच क्या हुआ है।
कल रात के बारे में सोचते ही अभिषेक का चेहरा काला पड़ गया। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी को भींच लिया, फिर महिमा के चेहरे को गौर से देखने लगा जो पीला पड़ चुका था। उसके होंठ सूख चुके थे और जगह जगह काटने के निशान थे। अभिषेक से ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो उठकर वहां से जाने लगा। पर जैसे ही वो जमीन पर अपने कदम रखता है, अचानक ही उसका सर घूमने लगा। तो वो अपना सर पकड़कर बेड पर वापस बैठ जाता है, क्योंकि उसे अपना सर अभी भी भारी महसूस हो रहा था। इसी हलचल में महिमा को की भी नींद खुलने लगी, पर वो पूरी तरह से जागती उससे पहले ही अभिषेक अपना सर पकड़कर वॉशरूम के अंदर चला गया। उसके जाते ही महिमा अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। तभी उसे अपनी बॉडी में एक तेज दर्द महसूस हुआ, तो उसकी आह निकल गई। फिर वो खुद को संभालते हुए डरकर अपने आसपास देखने लगी, पर जैसे ही उसकी नजर खुद के ऊपर गई तो वो डर के मारे रोने लगी। रोते हुए ही उसने देखा कि कमरे में उसके अलावा कोई नहीं है। ये देखकर उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और बेड के नीचे पड़े अपने कपड़ों को जल्दी जल्दी पहनने लगी। फिर जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछते हुए रूम से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर महिमा ने देखा हाल में कंचन जी बैठी हुई है। ये देखकर उसके दिल की धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ने लगी। पर फिर वो अपनी गर्दन को झुकाकर भागते हुए विला से बाहर जाने लगी। महिमा जी ने जैसे ही उसे देखा तो उन्होंने हैरानी से उसे रोकते हुए पूछा, तुम तो महिमा हो ना, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर महिमा में उनकी किसी भी बातों का जवाब नहीं दिया और भागते हुए विला से बाहर निकल गई। से देखकर कंचन जी ने थोड़ा हैरान हो गई, मगर उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और अपना काम करने लगी। वही अभिषेक अपना मुंह धोकर जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकाल, महिमा को वहां न देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो बेड की तरफ देखते हुए दांत पीसकर बोला, तुम मुझसे बचकर जाओगी कहाँ? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये कहते ही उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ अगस्त एक मीटिंग के सिलसिले में रेस्टोरेंट आया हुआ था। वो अभी अपने क्लाइंट से बात ही कर रहा था कि तभी एक वेट्रेस ने आकर बड़े ही विनम्रता से पूछा, सर आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? ये आवाज सुनकर अगस्त एक पल के लिए अपनी जगह पर जम गया। उसे ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी, इसलिए उसने तुरंत अपनी गर्दन घुमाकर उस वेट्रेस को देखा तो एकदम से शॉक हो गया, क्योंकि वो वेट्रेस कोई और नहीं आरवी थी। वही आरवी भी अगस्त को देखकर शॉक हो गई थी, मगर उसने जल्दी ही अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर लिए और एक बार फिर से मुस्कुराते हुए पूछा, सर आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? आरवी की आवाज सुनकर अगस्त एकदम से अपने होश में आता है। पर जब उसने देखा कि आरवी उसके साथ अजनबी जैसा बिहेव कर रही है तो उसे गुस्सा आने लगा। उसने कसके अपनी मुट्ठी को भींचते हुए दांत पीसकर सर्द आवाज में कहा, ब्लैक कॉफी। उसके ऑर्डर को सुनकर आरवी अगस्त के सामने बैठे क्लाइंट को देखने लगी तो उन्होंने भी ब्लैक कॉफी ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर मिलते ही आरवी वहां से चली गई। जब तक आरवी अगस्त की नजरों से गायब नहीं हो गई तब तक वो अपनी जलती हुई नजरों से उसे ही देख रहा था। फिर वो गुस्से से अपने मन में बोला, मुझे इग्नोर करने का अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हें तो मैं बताऊंगा कि आखिर अगस्त ओबरॉय कौन है और उसे इग्नोर करने का अंजाम क्या होता है। इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक डेंजरस मुस्कान आ गई। वही आरवी वहां से सीधा वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में पहुंचते ही वो दीवार से सटकर खड़ी हो जाती है। फिर अपने दिल पर हाथ रखकर घबराते हुए बोली, हे महादेव, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? कितनी मुश्किल से हमें ये जॉब मिली है। कहीं इनके कारण मुझे ये जॉब छोड़ना न पड़े। प्लीज महादेव जल्दी से इन्हें यहाँ से भागा दीजिए और कभी वापस ना आने दीजिएगा, ताकि मैं यहाँ पर अच्छे से जॉब करके अपनी जिंदगी जी सकूं। इतना कहते ही उसने एक बार महादेव को याद किया और फिर खुद को नॉर्मल करके बाहर निकल गई। वही अश्वथ गुस्से से अपने केबिन में बैठकर एक फाइल पढ़ रहा था, पर उसे बार बार अनन्या का उसे इग्नोर करना और राठौड़ विला से जाना याद आ रहा था। इसलिए वो किसी भी काम में अपना मन नहीं लग पा रहा था। उसने गुस्से से फाइल को टेबल पर पटकते से दांत पिसकर कहा, जाओ और जाकर लिटिल गर्ल को राठौड़ विला वापस लेकर आओ। इतना कहकर वो गुस्से से वेद को देखने लगा, जो उसके ऑर्डर को सुनकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान नजर आ रहा था। वेद अपने इनविजिबल पसीने को पोंछते हुए घबराकर मन में बोला, अब भला मैं कैसे बेब को लेकर आऊं? उन्होंने साफ साफ कहा था कि जब तक आप खुद नहीं लेने जाएंगे वो नहीं आएंगी। पता नहीं भगवान ने इन हस्बैंड वाइफ के बीच मुझे क्यों फंसा रखा है। अच्छा हुआ जो मैंने अभी तक शादी नहीं की। इतना कहकर वो अश्वथ को अपने मन में कोसने लगा, पर ऐसा लग रहा था अश्वथ ने उसकी मन की बात पढ़ ली थी। इसलिए वो एविल स्माइल करके बोला, अगर तुम खुराना विला नहीं गए और मेरी लिटिल गर्ल को नहीं लेकर आए तो मैं सच में तुम्हारी शादी करा दूंगा। गेट आउट। उसके इस तरह धमकी देने से वेद डर के मारे तुरंत कैबिन से भाग जाता है। केबिन से बाहर निकलकर उसने एक लंबी सांस लेकर खुद से कहा, चाहे जो हो जाए मैं नहीं जाऊंगा बेब को लेने, क्योंकि मैं कैंटीन जा रहा हूँ। इतना कहकर वो कैंटीन की तरफ चला जाता है। वेद के जाते ही अश्वथ गुस्से से अपनी चेयर को दाएं से बाएं हिलाकर कुछ सोच रहा था। कुछ देर सोचने के बाद अचानक ही उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ जाती है। फिर वो अपने एक हाथ से टेबल पर टैप करते हुए अपनी ठंडी आवाज में मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल गर्ल, अब तुम खुद ही भाग कर आओगी मेरे पास। मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मुझसे दूर रहती हो। बस एक बार तुम आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बहुत शौक है ना मुझसे दूर जाने का, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी।
इतना कहते ही वो पागलों की तरह हंसने लगा। एल उसकी हंसी पूरे केबिन में गूंज रही थी, जो माहौल को और ज्यादा डरावना बना रही थी। वही आर्यन डर के मारे अर्शी के ऑफिस आ गया था, क्योंकि उसे पता था अगर वो अपने भाई अश्वथ के पास गया तो वो उसे पनिशमेंट देंगे, क्योंकि उसके कारण ही अनन्या खुराना विला गई थी। आर्यन उछलते हुए अर्शी के केबिन में पहुंचा, मगर उसने जैसे ही केबिन का डोर खोलकर अंदर देखा तो उसकी आंखें गुस्से से छोटी हो गई। एल उसने देखा अर्शी और राज केबिन के अंदर बैठकर बातें कर रहे थे। एल वही राज और अर्शी ने जैसे ही केबिन का डोर खुलने की आवाज सुनी तो दोनों ही उस तरफ देखने लगे। आर्यन को देखते ही राज ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए तो वही अर्शी हल्का सा मुस्कुरा देती है। आर्यन दनाते हुए जाकर आरवी के बगल में सोफे पर बैठ जाता है। उसके बाद राज की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके उसने अर्शी से पूछा, ये सड़े हुए बैगन की टांग यहाँ क्या कर रहा है? शक्ल तो देखो जरा इसकी, ऐसा लग रहा है जैसे 4-5 दिन से कुछ खाया ही ना हो। लगता है इसे कुपोषण हो गया है। इतना कहकर वो खुद ही हंसने लगा। एल पर उसकी बात सुनकर राज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एल वो गुस्से से आर्यन को अपनी उंगली दिखाते हुए बोलता, हे युग, तुम जो कोई भी हो अपनी हद में रहो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फियांसी के बगल में बैठने की? फियांसी शब्द सुनते ही आर्यन एकदम से अलर्ट हो जाता है। उसके चेहरे के भाव अचानक से ही चेंज हो जाते हैं। फिर वह अपनी आंखें मटकते हुए गुस्से से बोला, यहाँ जिसे देखो मेरी गैंगस्टर के पीछे ही क्यों पड़ा है? पहले वो रावण और अब तुम्हारे जैसी मरी हुई बंदर की टांग भी आ गई। मैं बोल रहा हूँ मेरा गुस्सा बहुत खराब है, निकल जाओ वरना मैं कुछ कर दूंगा। इस धमकी सुनकर राज को उतना गुस्सा नहीं आया जितना गुस्सा उसे अपने लिए मरी हुई बंदर की टांग सुनकर आया था। वहीं अनन्या जैसे ही खुराना विला पहुंची, कार से निकलते ही वो विला को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगी। तभी मिस्टर खुराना उसके पास आते हुए मुस्कुराकर बोले, बेटा अंदर चलो, ये तुम्हारा ही घर है, यहाँ पर हर कोई तुम्हें इज्जत देगा, ना कि उस अश्वथ सिंह राठौर की तरह बेइज्जत करेगा। अपने डैड की बात सुनकर अनन्या को बेहद गुस्सा आने लगता है। फिर वो उनका मजाक उड़ाते हुए अपने मन में बोली, बेइज्जत? जो मॉन्स्टर ने किया अगर उसे बेइज्जत कहते हैं तो जो इन लोगों ने सालों से मेरे साथ किया उसे क्या कहते होंगे? खैर, बेइज्जती किसे कहते हैं वो तो अब मैं बताऊंगी तुम सबको। इतना सोचते ही वो एविल स्माइल करने लगी। एल फिर अपनी मुस्कान को छुपाकर उसने इनोसेंट बनते हुए मिस्टर खुराना से पूछा, डैड क्या सच में मैं यहाँ जैसे चाहूं वैसे रह सकती हूँ? एल कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मिस्टर खुराना रुक गए, मगर फिर मुस्कुराने का नाटक करते हुए बोले, हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। ये सुनकर अनन्या अपने पेट पर हाथ रखकर भोली सूरत बनाकर बोली, पर डैडी मुझे बहुत भूख लगी है। एल कितना वक्त हो गया है, मैंने मॉम के हाथ का कुछ भी नहीं खाया है। एल आप उनसे कहो ना कि वो मेरे लिए कुछ बना दे। इतना कहकर वो लीला जी को देखने लगी, जो उसकी बात सुनकर शॉक हो गई थी। एल खाना बनाने के नाम से ही लीला जी के चेहरे की हवाएं एकदम से उड़ गई थी, जिसे देखकर अनन्या को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था।